अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम को मॉडल किया था, जिसके अंदर हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ किया इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हम स्प्रिंग मैथ सिस्टम यूज़ कर रहे थे, इट वाज फ्री अनडैम्प्ड मोशन। आज से पहले जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े थे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमने हायर ऑर्डर्स की तरफ चलना है, तो ये उसका पहला टॉपिक है। इसके अंदर हमने इसकी डेरिवेशन की, जिस तरह से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई जो कि गवर्न कर रही थी मोशन ऑफ ए मैस को, कि वो किस तरह मूवमेंट करेगा, ऑसिलेट करेगा, जो ब्लॉक हम स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं। तो चूँकि ये सारी बातें हमने पीछे डिस्कस कर ली हुई हैं डेरिवेशन के अंदर, तो आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम, वेयर के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि रिस्टोरिंग फोर्स में यूज़ होता है। तो आज हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करें, ताकि जब हम आगे न्यूमेरिकल्स या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं तो हमें वो सोल्यूशन को ड्राइव ना करना पड़े, हम डायरेक्ट सोल्यूशन को यूज़ करें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ईजी वन। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जैसे सबसे पहले अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इट इज़ होमोजेनियस, सेकेंड ऑर्डर, एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसकी है कि ये लीनियर है। तो ये चीज़ हम सबसे पहले लिखेंगे कि as this differential equation, yeah, as it is homogeneous differential equation of second order with constant coefficients. Okay, coefficient भी constant है, ये भी एक थर्ड फैक्टर फोर्थ आ गया। We can easily solve it by making the auxiliary equation. ये हमने मेथड पढ़ा हुआ है कि होमोजेनियस के अंदर अगर हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हों तो हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर इजीली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या, तो उसके नाम क्या कहते हैं कि जो ये डेल ऑपरेटर है, डेरिवेटिव्स हैं, इसको हम किसी डेल ऑपरेटर से रिप्लेस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर जो जनरल इक्वेशन है वो लिखा गया, तो पहले हम जनरल ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको अपनी जो करंट जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है स्प्रिंग मैथ सिस्टम की, उसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम रिवीन कर लेते हैं। तो ए एक्स डबल प्राइम प्लस बी एक्स प्राइम प्लस सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। इसकी जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये मेथड आपने पढ़ा हुआ, तो जस्ट थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, मैंने उसका सिंबल दे दिया ए डॉट ई क्यू, ताकि बार बार हमें ये लिखना ना पड़े। तो वो क्या होगा कि जस्ट जो हमारे पास ये डेरिवेटिव्स हैं उसको हमने किससे रिप्लेस कर देना है, एम के साथ, एम ऑपरेटर के साथ। तो ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्या बन गया, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट एम, जिसका रूट एम होगा। अब चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उसके सिर्फ दो ही रूट्स होते हैं। वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, तो वो जनरल फार्मूला हमने लिखा हुआ है, एम इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। अब दिस इज आवर जनरल इक्वेशन, ये उसका रूट है, ये उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, और ये रूट फाइंड आउट करने का तरीका। अब हम इसको कनेक्शन करते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर व्हाट इज़ ए, तो जो डबल प्राइम के साथ लगा हुआ इट इज़ ए, और यहाँ पर गया 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जो सिंगल एक्स प्राइम के साथ है, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव के साथ है, वो है बी। हमारी इक्वेशन के अंदर सिंगल डेरिवेटिव है ही नहीं, तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, जो कि सिर्फ वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो हमारे पास एक्स वेरिएबल के साथ ओमेगा स्क्वेयर आ रहा है, तो वी राइट ओमेगा। जब ये तीनों चीज़ें ओमेगा स्क्वेयर सॉरी, तो जब भी कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वेयर है, तो ओमेगा स्क्वेयर ही चलेगा। तो जब भी कांस्टेंट है, ये तमाम वैल्यूज़ हैं, ये हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन से रूट्स आते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 3 तरह के रूट्स आते हैं, 3 टाइप ऑफ रूट्स। द वन इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट, द सेकेंड इज़ रियल एंड रिपीटेड, एंड थर्ड इज़ कम्प्लेक्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इसके रूट्स में एक्सप्रेशन जो है पूरे का पूरा नेगेटिव हो जाए तो वो कम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो देखते हैं इन वैल्यूज़ को आप इसके अंदर पुट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपके लिए एडजस्ट कर दूँ। तो दीज आर द वैल्यूज़। अब यहाँ पर देखें बी तो है 0, तो इसका मतलब ये होल एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव में ही जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं।
दिस वन। तो पॉजिटिव नेगेटिव, चूँकि 4 जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी 2, तो 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर था तो हमने ओमेगा कर लिया स्क्वायर रूट से बाहर, और स्क्वायर रूट में जस्ट माइनस रहता है। तो दीज रूट्स आर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या इमेजिनरी रूट्स, जिसका मैं लिखते हैं m इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ओमेगा आई आयोटा। अब जब कम्प्लेक्स रूट्स हों तो सोल्यूशन क्या होता है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले मेथड में, तो वो हम लिखते हैं पहले जर्नल और फिर उसको हम अपने जो रियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ कनेक्ट कर लें, तो इसमें एक मेथड भी रिवाइज हो जाएगा और हमें उसकी चीज़ें आसानी से समझ भी आ जाए कि हम कैसे प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कम्प्लेक्स रूट के साथ हो, लाइक जनरल कम्प्लेक्स रूट के m इज इक्वल टू अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव बीटा आई, दैट सी बात है कुछ ना कुछ रियल पार्ट होता है साथ इमेजिनरी पार्ट। हमारे वाले सिचुएशन में जो रियल पार्ट है वो नहीं है, वरना कुछ केसेस में हो भी सकता है। तो हमने तो जनरल अभी डिस्कशन करनी है, तो हम लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ ए विद कम्प्लेक्स रूट्स लाइक दिस काइंड इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी, जो रियल पार्ट है वो अल्फा पावर में आ जाता है, ब्रैकेट C1 कॉस बीटा टी। अब ये जो कॉस बीटा टी है ये एक्चुअली ब्रैकेट है, बीटा और टी इकट्ठे हैं, चूँकि बुक में बार बार ब्रैकेट्स नहीं लगाई जाती तो थोड़ा सा इसको स्पेस दे के बीटा टी को इकट्ठा लिखा जाता है। तो अगर आप लोग इससे कन्फ्यूजन हो तो आप ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस C2 साइन बीटा टी। अब हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे लिहाज से अल्फ़ा इज़ 0 एंड बीटा इज़ ओमेगा, तो मैंने वो वैल्यूज़ लिख दी। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसा सोल्यूशन आता है। तो जो b है इट विल बिकम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 0t C1 कॉस, चूँकि बीटा की वैल्यू है ओमेगा दिस वन, तो वो हमने लिख दी। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लें तो हमारे पास सिंपल सोल्यूशन क्या आ जाता है, C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी, ये सारे का सारा पोर्शन जो है ये 1 बन जाएगा। सो दिस इज़ आवर जनरल सोल्यूशन। और जो कांस्टेंट हैं C1 और C2, इसकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन। तो ये जो भी इनिशियल कंडीशन होंगी वो जब भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो आप उसके ऊपर पुट करें और आपके पास C1 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जब आप इनिशियल कंडीशंस पुट कर रहे हैं तो वन इज़ द विद सिंपल x एंड द सेकेंड वन इज़ द डेरिवेटिव, तो हमेशा पहले आपने फिर उसका डेरिवेटिव ले के फिर इनिशियल कंडीशन पुट करनी है। अब इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कैसे ये चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, या एग्जांपल कह रहे हैं जो कि है फ्री अनडैम्प्ड मोशन। तभी हम क्या सीखेंगे कि जब क्वेश्चन को पढ़ना है तो उसके जो हमारे रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा यूनिट हमने यूज़ करना है और फिगर कैसे बनानी है, क्योंकि फिगर हमें चीज़ें समझने में मदद देती है। तो यहाँ पर लिखा है अ मास वेइंग 2 पाउंड्स स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग 6 इंचेस, यानी कि हमने कोई एक ब्लॉक या लकड़ी का ब्लॉक या कोई भी चीज़ वेट जिसका वज़न जो है 2 पाउंड्स है वो यूज़ किया वेट, और उसको स्ट्रेच किया, जिसने जब हमने उसे अटैच किया तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, तो स्प्रिंग जो है वो 6 इंचेस तक स्ट्रेच हुआ और उसके बाद वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ गया। दैट विल बी द आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, एट t इज इक्वल टू 0 द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट 8 इंचेस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जब हमने उसको मास अटैच किया वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया, उसके बाद हमने उसको मज़ीद 8 इंचेस डाउन लेकर गए और उसके बाद उधर रिलीज़ किया। अब जाहिर सी बात है जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाउन चला गया है तो वो फिर वापस अपवर्ड की तरफ आएगा, तो वो इसने बताया है इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अपवर्ड, तो विद एन अपवर्ड वेलोसिटी 4/3 फीट पर सेकेंड, यूनिट कौन सा यूज़ हो रहा है, फीट, इस चीज़ को आपने याद रखना है। डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मीन हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे विच विल बी द एक्स ऑफ टी।
अभी सारी चीज़ें जो हैं इसको हम दोबारा अपनी फिगर में लिख लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो आपने पहले उसी तरह सिस्टम बनाना कि दिस इज़ आवर सपोर्ट रिजिड बॉडी, जिसके साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया है जिसकी लेंथ L है। उसके बाद हमने कुछ मैस जिसका वेट है 2 पाउंड वो अटैच किया है स्प्रिंग के साथ, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेचनेस आ रही है। ये स्ट्रेचनेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S से, चूँकि हमारी फॉर्मुलेशन में स्ट्रेचनेस जो है वो S से रिप्रेजेंट हो रही है। मैं यहाँ पर साथ वैल्यूज़ नहीं लिख रहा, चूँकि वो हम जब इधर वेरिएबल की लिखेंगे सारी स्पेसिफिकेशन तो साथ हम उसकी वैल्यूज़ भी अटैच करेंगे। अभी सिर्फ हम फिगर बनाना सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि स्प्रिंग को हमने मज़ीद 8 इंचेस डाउनवर्ड करके रिलीज़ किया है, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो लेंथ L है इसको बरकरार रखना है, इस वाले पॉइंट के साथ इधर कर लें ताकि आपकी जो एक्सटेंशन है स्ट्रेचनेस वो भी आ जाए। और नेक्स्ट जो है वो पॉइंट वो आप इधर डिक्लेयर कर देंगे 8। तो स्प्रिंग को इस तरह थोड़ा सा मज़ीद आगे इलांगेट कर लें, उसको M1 इधर वेट आ जाएगा और उसको फिर डिवाइड करें L, S एंड 8, ताकि जो 8 जो है ये हमें बता रहा है कि हमने इसको मज़ीद डाउनवर्ड स्ट्रेच किया। जब ये फिगर बन गई है तब हम चलते हैं वेरिएबल की वैल्यूज़ लिख लें। अब हमारे पास चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सो आवर वेट इज़ 2 LB, ज़्यादातर LB यूज़ होता है लेकिन इट इज़ LBF, पाउंड फोर्स। ज़्यादातर जो हमें कन्फ्यूजन होती थी कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग कि मैस जो है वो तो पाउंड है, तो हमें यकीनन ये आता था कि जैसे मैस होता है किलोग्राम, तो फोर्स जो होती है इट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह जब LB यूनिट है, मैं इसकी डिटेल में भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप बस अभी के लिए ये याद रख लें कि जब हम पाउंड सिस्टम यूज़ करते हैं तो पाउंड के लिहाज से जो मैस होता है वही उसके तकरीबन जो हम 2 पाउंड यूज़ करते हैं वो वेट की जगह पर आता है। और उसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है इट इज़ LBF, पाउंड पर फोर्स, पाउंड मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो इसलिए जब भी इस तरह की बात आएगी कि अ मैस वेइंग 2 पाउंड्स दैट मीन इट्स वेट इज़ 2 एंड यू नीड टू फाइंड मैस, ठीक है, जैसे कि हमने आगे किया है। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में आगे एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप ज़रूर रखूँगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको इस तरह ही लेके जाएँ, क्योंकि आई थिंक जब हम वो ए रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो तब भी ये इस तरह की प्रॉब्लम बनी थी, तो उसको मैंने मज़ीद थोड़ा सा डिग आउट किया, तो वहाँ से पता चला कि जो ये जुमला होता है कि मैस वेइंग 2 पाउंड्स, ये एक्चुअली क्या है LBF नॉट LB। अगर सिंगल LB होगा तो फिर वो मैस में गिना जाएगा, अगर LBF है तो फिर ये वेट फोर्स है विच इज़ 2। ओके, तो इलांगेशन या ये S था स्ट्रेचनेस, दैट वाज इनिशियल स्ट्रेचनेस इज इक्वल टू 6 इंचेस। चूँकि हम यूनिट